हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम आपके लिए श्री संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में क्लास 11th और क्लास 12th इन दोनों की अकाउंटेंसी की क्लासे लेकर आए। तो देखते हैं हमारा नया चैप्टर क्या है इस बार का। हमारा जो नया चैप्टर है वो क्या है क्लास 11th के लिए जी, क्लास 11th के लिए। और चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन सी लैंग्वेज होती है जो हम अकाउंट्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप साइंस पढ़ते थे तो साइंस की लैंग्वेज आप जानते थे, मैथ पढ़ते तो मैथ की लैंग्वेज जानते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैथ के अंदर आप इसे क्या बोलते थे, पाई। इसी तरह जब आप साइंस में आते थे तो आप इसे क्या बोलते थे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह जब आप अकाउंट्स में आ जाते हैं तो आप इसे क्या पढ़ते हैं, A/C। अब आप लोग बोलेंगे AC, जबकि हमारे यहाँ इसे अकाउंटेंसी बोला जाता है। तो मीन्स हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेज है। मैथ की अपनी अलग लैंग्वेज है, साइंस की अपनी अलग लैंग्वेज है और अकाउंट्स की अलग लैंग्वेज। तो जो अकाउंट्स की लैंग्वेज है इनके वर्डों को हम क्या क्या बोलते हैं, इनके जो हमारे वर्ड्स हैं उनको किस नाम से पुकारा जाएगा, क्या क्या बातें होती हैं, इन सभी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। तो लेते हैं अपना सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म्स। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। हमारा सबसे पहला टर्म्स जो है उसका नाम है बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होती क्या चीज है? असल में जो हम कारोबार करते हैं या कोई भी हम काम करते हैं तो वो काम दो एक्टिविटी में होते हैं। एक तो हमारा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कारोबार या ऐसा कोई भी काम जो हम केवल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मंदिर जाता हूं, अपने साथ केले ले जाता हूं और बंदरों को बांटता हूं। या फिर मैं मंदिर जाता हूं, अपने साथ कोई सामान ले जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्वीट्स वगैरह ले जाता हूं और मंदिर पर जाकर लोगों को मैं फ्री में उसे बांट देता हूं एज ए प्रसाद। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो काम जो मैं पैसे कमाने के लिए करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई स्वीट्स वगैरह यहां से लेता हूं और दूसरी जगह जाकर उसे बेच देता हूं। तो मैंने यहां से स्वीट्स खरीदा और दूसरी जगह जाकर उसे बेच रहा हूं। या मेरे पास केले वगैरह हैं या कोई चीज है, मैं दूसरी जगह जाकर उसे बेच रहा हूं और उससे मैं पैसे कमा रहा हूं, तो वो चीज कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया कि ऐसा कोई भी काम जो आप किसके लिए कर रहे हो, प्रॉफिट या लॉस के लिए। जबकि नॉन इकोनॉमिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी काम जो आप प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं कर रहे, आप केवल किसके लिए कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन के लिए। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन से मतलब होता है वो कारोबार जो आप किसके लिए कर रहे होते हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर हम कोई भी काम अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हो सकती है? सपोज कीजिए परचेज ऑफ गुड्स। मैं अपने कारोबार के लिए कोई चीज परचेज करता हूं तो परचेज ऑफ गुड्स हो गया। मैं कोई पैसे लेता हूं या मैं कोई पेमेंट करता हूं, इस तरह की जितनी भी ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस से रिलेटिव होती हैं, जो मेरे बिजनेस से रिलेटिव ट्रांजेक्शन होती है, उन्हें मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलता हूं। और ये ट्रांजेक्शन दो टाइप की हो सकती हैं। कौन कौन से टाइप की? या तो वो कैश ट्रांजेक्शन कैश में होगी या फिर क्रेडिट में होगी। अब क्रेडिट से मतलब होता है उधार। कैश का मतलब मैं नकद में कोई ट्रांजेक्शन करता हूं, नकद में कोई लेन देन करता हूं, पैसे देता हूं या उसके बदले में कोई माल लेता हूं कैश में। अगर मैं कोई चीज उधार में करता हूं तो उधार का मतलब होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन दूसरे नंबर पर किस तरह से हो सकती है, वो इंटरनल भी हो सकती है और वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल का मतलब होता है कि मेरे बिजनेस के अंदर की ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई एम्प्लॉइज है, उसकी सैलरी देनी बाकी है, वो इंटरनल ट्रांजेक्शन हो गई। फर्म के अंदर ओनर्स है, उसकी कैपिटल हमारे पास है, इंटरनल ट्रांजेक्शन हो गई। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन जो फर्म के बाहर की होती है, जैसे मैं अगर किसी से कोई उधार माल लेता हूं, उसके देने पैसे बाकी हैं। या फिर मैं किसी से कोई लोन लेता हूं, या बैंक से कोई बैंक ओवरड्राफ्ट कराता हूं, या मैं किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं उधार में, तो वो चीजें एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन में आती हैं। इसका मतलब दो कैटेगरी में हो गई, पहली कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दूसरी इंटरनल ट्रांजेक्शन या एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन से मतलब वो ट्रांजेक्शन जो केवल मेरे गुड्स से रिलेटिव यानी मेरे बिजनेस से रिलेटिव होती है, मैं उन ट्रांजेक्शनों को बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलता हूं। ठीक, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट, हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है अकाउंट्स। अब अकाउंट्स का मतलब क्या होगा? अकाउंट्स एक पर्टिकुलर हेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बिजनेस के लिए कोई भी चीज परचेज करता हूं या सेल करता हूं या मैं खर्चे करता हूं। तो हो सकता है मैंने परचेज करी और मैं जब परचेज करता हूं तो मैं किसी एक आदमी से परचेज नहीं करता। मेरे एक आदमी का नाम है रामा, दूसरे आदमी का नाम है मोहन और एक मेरा तीसरा आदमी जो है उसका नाम क्या है, सोहन।
इस तरह से मेरे 3 आदमी हैं जिनसे मैं परचेज करता हूं, तो मैं इन आदमियों के इंडिविजुअल अकाउंट्स, मैंने पहला अकाउंट्स बनाया किसका, रामा का। तो रामा के बारे में जितनी भी सारी परचेज करी जाएगी या उसकी जितने भी लेन देन होंगे, चाहे मैं पैसे लूं या मैं पैसे दूं, सपोज कीजिए मैंने परचेज करा 10,000 रुपए का और परचेज के बदले में कुछ मैंने पैसे दे दिए, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन, चाहे वो रिसीव की हो, चाहे वो किस चीज की हो, पेमेंट की हो, ऑल ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी वो सारी इनके अकाउंट्स के अंदर, यानी कि उनके एक पर्टिकुलर हेड में लिखी जाएंगी, हम उसे बोलते हैं अकाउंट्स। इसी तरह जब मैं किसकी ट्रांजैक्शन को, मोहन की, तो मोहन के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा, यानी उसके लिए एक सेपरेट पेज होगा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन मोहन के अकाउंट में बनाऊंगा। फिर उसके बाद अगर मैं सपोज कीजिए तीसरे वाले की किसकी बनाता हूं, सोहन की, तो सोहन की सारी ट्रांजैक्शन सोहन के अकाउंट्स में बनाऊंगा। तो अकाउंट्स का मतलब होता है, हो गया एक पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर पेज, वो पेज जिस पर उस कंपनी से या उस फर्म से या उस आदमी से रिलेटिव सारी बातें लिखी जाती हैं, उसे हम अकाउंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोपराइटर। अब प्रोपराइटर क्या होता है, प्रोपराइटर से मतलब होता है कि वो आदमी जो सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है, यानी कि ओनर, जिसका पूरा का पूरा पैसा बिजनेस में लगा हुआ है और जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो अकेला ले रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है सारा उसे कवर हो रहा है, जितने भी खर्चे हैं वो पे करता है, जितनी भी इनकम होती है उसे मिलती है। मींस वो इंडिविजुअल आदमी जो अपना पैसा बिजनेस में लगाता है और उसके बदले में सारा का सारा रिस्क उसी का होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर। प्रोपराइटर या ओनर्स का एक ही मतलब हो जाता है, सोल प्रोपराइटर भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा नाम है कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या चीज होती है, कैपिटल का मतलब होता है ओनर, जो मालिक जो होता है, जितना भी पैसा अपना फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है, ओनर जितना पैसा अपना फर्म में लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये सोचा कि मैं अपना एक कारोबार करता हूं और मैंने 10 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये जो मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, वो चीज मेरी क्या कहलाएगी, कैपिटल। ओनर का मतलब प्रोपराइटर, अभी हमने पीछे पढ़ा प्रोपराइटर, प्रोपराइटर का मतलब है मालिक। कैपिटल का मतलब है वो कितना पैसा बिजनेस में क्या कर रहा है, लगा रहा है। जितना पैसा वो बिजनेस में लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्ट बाय द ओनर इन द फर्म नो एज कैपिटल। जितना भी पैसा वो बिजनेस में लगा रहा होता है उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। अब जरूरी नहीं है वो रुपए लगाए, उसके पास अगर रुपए है तो वो रुपए भी लगा सकता है, अगर उसके पास क्या है, गुड्स, तो वो गुड्स भी लगा सकता है। कभी कभी क्या होता है, सपोज कीजिए मैं एक टीचर हूं, मैंने सोचा हम किताबों का कारोबार करते हैं, तो मेरे पास बहुत सारी किताबें थी अपनी सैंपल में आई भी है, जैसे भी आई भी, तो मैंने सोचा कि इन किताबों को भी बिजनेस में लगा लेते हैं, कुछ नई किताब खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 किताबें थी, तो मैंने 10 तो बुक्स अपनी वाली ले ली, 50 बुक्स में बाजार से खरीद कर आ गया, जो मैंने कैश में ली। वो इस तरह से टोटल बुक्स मेरे पास कितनी हो गई, 60। मैंने 60 बुक्स बिजनेस में लगा दी, तो 60 बुक्स की कीमत जो थी वो 100 रुपीज से कितने रुपए की बैठ गई, 6,000 की। वो इसका मतलब है मैंने फर्म में जो अपनी कैपिटल लगाई वो कितनी लगाई, 6,000, तो 6,000 कैपिटल हो गई। अब आप ये कह सकते हो कि कैपिटल का मतलब है आप रुपए भी लगा सकते हो और आप गुड्स भी लगा सकते हो या और अदर कोई भी चीज। कैपिटल का मतलब वो अमाउंट जो ओनर अपने बिजनेस में लगाता है, हम उसे कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट, ड्राइंग्स। ड्राइंग का मतलब होता है जो ओनर होता है वो अगर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कोई भी रुपया या कोई भी गुड्स, अगर वो अपनी फर्म से क्या निकाल रहा है, माल, तो वो अमाउंट ड्राइंग्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हलवाई की शॉप है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो बनाता है, बहुत सारी स्वीट्स उसके यहां बनी हुई है, उसके यहाँ कोई मेहमान आ जाता है, तो अब ये तो नहीं है कि मेहमान आएगा तो वो हलवाई अपने मेहमानों के लिए स्वीट्स कहीं और से लाएगा। उसने शॉप पर फोन करा कि भाई आधा किलो वो मिठाई भेज दो, तो शॉप से जो आधा किलो मिठाई आई वो एज ए गुड्स आया, तो उस पैसे को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए ड्राइंग लिखेंगे। अगर वो अपनी शॉप से 100, 200, 500, 1000 कितनी भी वो रुपए लेकर आ जाता है, तो जो रुपए वो फर्म से निकाल कर लाएगा वो रुपए एज ए क्या लिखा जाएगा, ड्राइंग्स। यानी ड्राइंग का मतलब ये हो गया कि कोई भी ओनर यानी कि प्रोपराइटर यानी कि मालिक अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए कोई भी रुपए निकाले या कोई भी गुड्स वो अगर निकालता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। गुड्स, अब ये गुड्स क्या चीज हो जाती है,
गुड्स का मतलब होता है फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड का मतलब है कि वो चीज, जिस चीज का आपका कारोबार है, आप जिस चीज को परचेज तो करते हो लेकिन बेचने के पर्पज से। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कारपेंटर है, वो लकड़ी का सामान खरीदता है, तो अगर वो लकड़ी का सामान खरीदता है और उसे बेचने के पर्पज से खरीदता है, तो वो लकड़ी का सामान जो है उसके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स। एक आदमी है, उसकी शॉप इलेक्ट्रॉनिक की है, अगर वो पंखे लेता है, वो टीवी लेता है, वो फ्रिज लेता है, वो कूलर खरीदता है, तो वो चीज उसके लिए गुड्स कहलाएगी। अगर कोई और आदमी इस चीज को लेता है तो उसके लिए वो चीज पंखा, फ्रिज, टीवी, कूलर ही कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी चीज परचेज करते हो बेचने के पर्पज से, आपका कारोबार उसी चीज का है, तो वो आइटम, जो भी आपके आइटम होंगे, वो सारे के सारे आइटम आपके लिए क्या कहलाएंगे? गुड्स। लेकिन अगर आप बेचने के पर्पज से नहीं लेते, तो वो चीज आपके लिए एसेट्स होती हैं, और एसेट्स के नाम एज इट इज लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये सोचा कि मैं एक कारोबार करता हूं, और मैंने सोच लिया कि मैं अपना मोबाइलों का बिजनेस करता हूं। तो मैं अगर मोबाइल 10 खरीद के लाता हूं या एक मोबाइल खरीद के लाता हूं, तो वो मोबाइल मेरे लिए गुड्स है। लेकिन अगर सपोज कीजिए मेरा कारोबार मोबाइल्स का नहीं है, और मैं मोबाइल परचेज करके लाता हूं, तो मेरे लिए एसेट्स है, और मैं उसे मोबाइल का इनाम दूंगा। तो गुड्स का मतलब हो गया वो फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, जिसे आप खरीदते होते हो लेकिन बेचने के पर्पज से लेते हो, तो वो चीज क्या कहलाती है? गुड्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया? लाइबिलिटी का मतलब हो गया कि वो अमाउंट जो फर्म पे करती है। जो फर्म क्या कर रही है? पे। आपके जो भी रुपए हैं जो आप पे कर रहे हो, आपके ऊपर जो कर्ज है, कर्ज को हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब है वो अमाउंट जो फर्म किसी को पे करेगी। वो उधार का भी हो सकता है, वो लोन भी हो सकता है, वो अदर पर्पज से भी हो सकता है। तो लाइबिलिटी कहलाता है क्या चीज? वो अमाउंट जो फर्म पे करती है, इन फ्यूचर पे करती है। ठीक है जी। जैसे सपोज की जब आप कोई चीज परचेज करते हो, जब आप उधार में कोई चीज परचेज कर रहे होते हो, तो उस आदमी को जो पैसे पे करोगे, वो चीज क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी। आप कोई बोरो करते हो, आप कोई लोन लेते हो, उसकी पेमेंट आप करते हो, तो वो क्या कहलाता है? लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी दो टाइप की होती है। एक तो होती है इंटरनल लाइबिलिटी। अब इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब हो क्या? फर्म अपनी फर्म के अंदर अगर किसी को कुछ पे कर रहा है या पे करने वाला है इन फ्यूचर, तो वो चीज लाइबिलिटी कहलाती है। अब इंटरनल लाइबिलिटी कैसे हो सकती है? मेरी एक फर्म है, और अभी तक मैंने क्या नहीं दी है? सैलरी। मैंने किसी को सैलरी पे नहीं करी है। आप मानते हो, हम बिजनेस जब करते हैं तो हर महीने हम सैलरी पे करते हैं। 1 तारीख को मैंने एक आदमी को अपने यहां जोड़ा, 30 तारीख को मुझे उसे सैलरी देनी है, तो मैं 30 तारीख को सैलरी नहीं देता। 30 के बाद 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख या 6 तारीख या 7 तारीख तक मैं उसकी सैलरी पे करता हूं। तो 30 तारीख तक उसकी सैलरी तो हो गई, लेकिन मैंने उस पैसे को अभी पे नहीं करा है। तो जो पैसा मैंने अभी पे नहीं करा है, वो क्या है? मेरी सैलरी। सैलरी किसकी है? वर्कर्स की। और वर्कर्स मेरे बिजनेस के अंदर के हैं, या मेरे मैनेजर्स, उन पैसों को देना है, या कैपिटल। ये चीज मेरी क्या कहलाती है? इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल भी इंटरनल लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हम फर्म के अंदर कैपिटल को एज ए उधार पैसा लेते हैं, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है। किसकी? मैनेजर वगैरह की सैलरी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जब आप परचेज करते हो, आपने कोई चीज परचेज करी, और परचेज करी किसमें? क्रेडिट में, और उस आदमी के पैसे देने, या फिर आपने कोई लोन ले लिया, लोन वाले के पैसे देने, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और जो पैसे फर्म के अंदर पे करने हो, वो कौन सी हो गई? इंटरनल लाइबिलिटी। मींस लाइबिलिटी में दो कैटेगरी हो गई। लाइबिलिटी का मतलब वो अमाउंट जो फर्म पे करती है, आपके ऊपर जो कर्ज होता है, वो कर्ज लाइबिलिटी कहलाता है। वो लाइबिलिटी दो टाइप में हो गई। इंटरनल लाइबिलिटी जो फर्म के अंदर की हो, एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जो ओनर्स या जो मालिक फर्म के बाहर पे करता है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से लाइबिलिटी जो बैठती है, वो किस तरह से बैठती है? नंबर 1, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जो आफ्टर 12 मंथ, ऐसी लाइबिलिटी जो हम 12 महीने के बाद पे करते हैं। क्लासिफिकेशन के हिसाब से लाइबिलिटी हो गई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब लंबे समय के लिए। ऐसा कोई पैसा जो आप 12 महीने के बाद पे करोगे, वो पैसा क्या कहलाता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का मतलब है विद इन 12 मंथ। ऐसा कोई पैसा जो आप 12 महीने के अंदर अंदर पे करते हो, यानी कि 1 साल से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, तो जो 12 महीने के अंदर पे करी जाएगी, करंट लाइबिलिटी। लंबे टाइम के लिए नॉन करंट लाइबिलिटी। अब जैसे कि नॉन करंट लाइबिलिटी में कौन कौन से नाम आ जाते हैं?
वो लायबिलिटी जो फ्यूचर में पे करेंगे, जैसे कि लोन, बोरो, आपने किसी से बोरो कर लिया पैसा, वो आपकी क्या कहलाती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसके अंदर डिबेंचर्स भी आते हैं। डिबेंचर का मतलब होता है आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बिजनेस से कहीं बाहर लगाते हैं या उससे लेते हैं। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जैसे कि आप सपोज कीजिए क्रेडिट में कोई माल लेते हैं तो क्रेडिटर्स, या फिर बिल के पैसे पे करने, या किसी का भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया है, वो चीज क्या कहलाती है, करंट लायबिलिटी। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होती है? एसेट जो होता है वो हमारा होता है बिजनेस के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेज जिसके थ्रू हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है या हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कह सकते हैं हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होते हैं हमारी फर्म के, वो चीज क्या कहलाती है, हमारा एसेट्स। बेनिफिट से है इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट होता है, यानी आने वाले टाइम में जिससे हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, एसेट्स। आप दूसरे वर्डों में देख सकते हैं एसेट्स का मतलब होता है वो सारी चीजें जिन पर मेरे राइट्स होते हैं, जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकता हूं अपनी फर्म में, वो सारी की सारी चीजें या वो सारी प्रॉपर्टी जो मेरी अपनी होती है। कौन कौन सी, किस किस तरह से, जैसे सपोज कीजिए नॉन करंट एसेट्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से, नॉन करंट एसेट्स, दूसरी होती है मेरी करंट एसेट्स, और तीसरी मेरी कौन सी होती है, फिक्चर्स एसेट्स। कौन कौन सी होती है देखते हैं। जैसे नॉन करंट एसेट्स नंबर वन। अब नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, फर्स्ट, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम परचेज तो करते हैं लेकिन मकसद उन्हें बेचने का नहीं होता। ये हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बढ़ाती हैं, नहीं ली जाती। वो हमारी कौन सी कहलाती हैं, नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर हमारा नाम आता है फिक्स एसेट्स का। अब फिक्स एसेट हमारी दो क्लासिफिकेशन होती हैं। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन, नंबर वन टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स से मतलब होता है ऐसी एसेट्स जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो एसेट्स जो उनका फिजिकल एक्सटेंट होता है, यानी उनका अपना एक वजूद होता है। उन एसेट्स को हम कौन से एसेट बोलते हैं, टेंजेबल एसेट्स। जैसे कि मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, हम इन चीजों को देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन हम हमारा मकसद इन्हें बेचने का नहीं होता। क्योंकि अगर सपोज कीजिए मैं अपनी मशीन बेच दूंगा तो मेरे रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगे, मेरी तो फर्म खत्म हो जाएगी। बिल्डिंग है, मैं अगर बिल्डिंग को बेच दूंगा तो मेरा कारोबार कहां से चलेगा। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बेचने के पर्पज से नहीं लेते। यानी कि टेंजिबल एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जिन्हें हम खरीदते तो हैं लेकिन मकसद बेचने का नहीं होता। वो एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका अपना फिजिकल एक्सटेंट यानी वजूद होता है। अब दूसरी जो आती है वो और हमारी आती है इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जिनका फिजिकल एक्सटेंट नहीं होता, यानी उनका कोई अपना वजूद नहीं होता, हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें टच नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी बदौलत आप कोई चीज खरीद लेती हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने पानी की दो बोतल रखी है, एक बोतल पे सादा लेबल है और एक बोतल पे किसी कंपनी का लेबल लगा हुआ है, तो आप कौन सी चीज लेना पसंद करते हो, उस कंपनी का लेबल जिस पर उसका नाम लिखा हुआ होता है। भले उस बोतल के अंदर पानी कोई सा भी हो, लेकिन आपको एक फेथ होता है कि यार ये नाम है तो वो चीज सही होगी। उसे हम बोलते हैं गुडविल। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने दो स्वीट्स रखी हुई है, अब दोनों स्वीट्सों में दोनों सेम प्लेट है, आपको नहीं पता कौन सी प्लेट, लेकिन अगर हम उसके ऊपर टैग लगा दें, एक पर टैग लगा दें हल्दीराम स्वीट्स और एक पर हम लगा दें नेमचंद स्वीट्स, तो आप कहोगे यार हल्दीराम स्वीट्स का नाम तो सुना है लेकिन नेमचंद स्वीट्स तो हमें नहीं पता कौन सी है। तो आपका एक फेथ किस पर है, हल्दीराम स्वीट्स। इसी तरह जब आप कोई कपड़े लेते हो तो आपका कोई ना कोई ब्रांड होता है, आप उस ब्रांड के बदौलत कपड़े लेते हो। आप कोई ज्वेलरी लेते हो तो ज्वेलरी के अंदर एक ब्रांड होता है, आप उस ब्रांड के बदौलत लेते हो। इसका मतलब है इंटेंजिबल एसेट जो होती है वो होती है वो एसेट्स जिन्हें हम खरीदते तो हैं लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते, हम केवल नाम से उन चीजों को लेते हैं, उन पर हमें फेथ होता है, उनकी गुडविल से लिया जाता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, गुडविल, पेटेंट, ब्रांड, ये सारी की सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। और टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जो हमें दिखाई भी दे रही होती हैं और हम छू भी सकते हैं, जैसे इक्विपमेंट, मशीन, बिल्डिंग, व्हीकल, स्टॉक, लैंड, कैश, ये सारी की सारी चीजें। तो इससे हमें क्या पता चला, एसेट्स दो टाइप की हो गई। नंबर एक नॉन करंट एसेट्स में दो पॉइंट, पहला पॉइंट फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। दूसरी इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जिन्हें हम खरीदते तो हैं लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, केवल हम फील कर सकते हैं। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर।
हमारा दूसरा जो है वो कहलाता है हमारा कौन सा, करंट एसेट्स। एक तो आ गया नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब तो क्या हो गया कि मैं वो एसेट्स लेता हूं जिनका मकसद बेचने का नहीं होता। जबकि करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में विद इन शॉर्ट पीरियड, एक साल के अंदर अंदर। वो चीज जिसे आप कैश के अंदर कन्वर्ट कर लो, जैसे आपका स्टॉक, आप स्टॉक को चाहोगे कि एक साल के अंदर अंदर बिक जा, ऐसा ना हो कि अगले साल सेशन चेंज हो जाए या फिर सीजन चेंज हो जाए या फिर डिमांड चेंज हो जाए। तो ऐसा कोई भी चीज जिसका आप चाहते हो जल्दी से जल्दी मैं उसे बेच दूं और पैसे में उसे कन्वर्ट कर लूं। डेप्टर्स, आप चाहते हो आपके पैसे जल्दी से जल्दी मिल जाए, जिसे हम ट्रेड पेबल बोलते हैं या ट्रेड रिसीवेबल, आपकी पेमेंट लेना पेमेंट देना। तो ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। स्टॉक, कैश, बैंक में पैसा, वो सारी की सारी चीजें जिससे आप चाहते हो एक साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो चीज क्या कहलाती है, करंट एसेट्स। नेक्स्ट हमारा नाम आता है नंबर थर्ड, फिक्चर्स एसेट्स। अब ये फिक्चर्स एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है? फिक्चर्स एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो ना तो क्या होती है टेंजिबल, और ना ही आप उन्हें क्या कह सकते हैं, इंटेंजिबल। यानी कि वो दिखाई देती भी है और दिखाई नहीं भी देती, यानी कि आपका बिजनेस उसके बदौलत चलता है। फॉर फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, जब आप किसी से कोई चीज का एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के बदौलत आपकी वो चीज चल रही होती है। आज आपका एडवर्टाइजमेंट टीवी पे चल रहा है, आपको शो हो रहा है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाता है, और आपका कारोबार उस एडवर्टाइजमेंट से आगे तक चलता रहता है। आपकी एक प्रेस्टीज है कि उस चीज से आपकी लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, वो दिख भी रहा है और एक टाइम के बाद वो दिखना बंद हो गया, उसी के बदौलत आप काम कर रहे हो। एडवर्टाइजमेंट जो है फिक्चर एसेट्स में आता है, यानी ऐसी एसेट्स ना तो आप उसे टेंजिबल कह सकते, ना ही आप उसे इंटेंजिबल कह सकते, ना तो आप छू सकते, ना टच कर सकते, ना ही आप क्या कर सकते उसे, अ, चाहे तो आप उसे देख भी सकते हैं टीवी के ऊपर। तो एडवर्टाइजमेंट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरह से हमारे तीन एसेट्स बैठ गई। पहली एसेट्स नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जिन्हें हम बेचने के पर्पज से नहीं लेते। नंबर दो करंट एसेट्स, वो एसेट्स जिन्हें हम बेचने के ही पर्पज से लेते हैं और चाहते हैं कि एक साल के अंदर अंदर कैश में वो कन्वर्ट हो जाए। फिक्चर्स एसेट्स, वो एसेट्स जो टाइम टू टाइम हमारे साथ रहती हैं, वो टेंजिबल भी होती है और इंटेंजिबल भी, वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है। तो जुड़े रहिए फ्रंटलाइन अकाउंटिंग पे, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं अभी तक की वीडियो आपकी सुन में आई होंगी और सारी बातें आप आसानी से समझ गए होंगे। इसी के साथ साथ अपनी नई वीडियो ला रहा हूं और अच्छे अच्छे टर्म्स के साथ और अच्छी अच्छी बातों के साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए फ्रंटलाइन अकाउंटिंग पर। अगर आपको लगती है मेरी वीडियो अच्छी तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।